नमस्कार बच्चों, आज हम हमारा जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग संख्या 2 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट कर चुके हैं कि ये प्रैक्टिकल में जब हम करके देखेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएंगे। इस वाले पार्ट में हम उसका जो थ्योरी पार्ट है कि क्या प्रोसेस कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई वो सब पढ़ेंगे। तो हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल है उसका उद्देश्य है बच्चों निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करना और परीक्षण अंकित करना। साथ ही इन अभिक्रियाओं को परीक्षणों के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है कि ये अभिक्रिया आपकी संयोजन है। संयोजन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वहीं नेक्स्ट है आपका वियोजन। वियोजन में यानी अलग अलग हो जाना, एक अभिकारक का दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाना। थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक को उसकी जगह से हटा देना, विस्थापित कर देना। और द्विविस्थापन में दोनों ही धातु जो है अपनी सीट को, अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेती हैं। तो इस वाले प्रैक्टिकल में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो बिना बुझे हुए चूने को जल से अभिक्रिया कराई थी। तो हमने देखा जैसे ही हमने बिना बुझे चूने में पानी मिलाया तो जो बीकर है वो बाहर से गर्म हो जाता है। तो कारण यही था कि जो हमारा बिना बुझा चूना है, जैसे ही उसमें हमने जल मिलाया तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकली, और वो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती हैं उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो इसमें हमने किया था, एक बीकर में थोड़ा सा बिना बुझा चूना लिया, साथ में उसमें पानी डाला, तो बीकर जो है बाहर से गर्म महसूस होता है, यानी इस अभिक्रिया में हमारी ऊष्मा बाहर निकली। और जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी आपका बिना बुझा चूना, H2O यानी हमारा जल, जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो हमारे पास उत्पाद में केवल एक ही उत्पाद मिला है, यानी अभिक्रिया के बाद हमारे पास एक उत्पाद मिला। तो ये दो अभिकारक मिलकर यदि एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं हमारी संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे ऊष्मा बाहर निकली है तो इसका मतलब ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। सेकंड जो प्रैक्टिकल हम इसमें कर रहे हैं वो है हमारा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का जो कलर होता है वो होता है हरे रंग का। जब हम उसे गर्म करना शुरू करते हैं धीमी आंच पर, तो धीरे धीरे जो हमारे इस क्रिस्टल में जल है, यानी जिसे हम कहते हैं हमारा क्रिस्टलन का जल, वो वाष्पीकृत होता रहता है। तो धीमी लो पर हमारा फेरस सल्फेट का जो हरा रंग है वो सफ़ेद चूर्ण में बदल जाता है। और यदि हम उसे और अधिक गर्म करें तो वो जो सफ़ेद रंग है वो पूरी तरह से लाल भूरे रंग में बदल जाता है। तो ये जो लाल भूरा रंग आया हमारा, ये लाल भूरा रंग आया है बच्चों फेरिक ऑक्साइड के कारण। जैसे ही हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया धीमी लो पर, तो पहले तो इसका जल वाष्पीकृत हो गया। सेकंड, जब हम इसे और अधिक गर्म करते हैं फेरस सल्फेट को, तो हमारा जो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण हमारा लाल भूरा रंग हमें दिखाई दिया था। साथ में हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनती है। जब हम ये अभिक्रिया कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमने जब इस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया तो हमने इस टेस्ट ट्यूब की जो मुंह था उसे अपने से दूर किया था, क्योंकि इस अभिक्रिया में हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसका जो रंग होता है, इस गैस का कोई भी रंग नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस बाहर निकलती है जो कि रंगहीन है, तो वो है हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसकी गंध जलने जैसी होती है और इससे हमें खांसी आ सकती है। तो इसलिए हमें उस टेस्ट ट्यूब का मुंह जो है हमारी तरफ नहीं करना चाहिए। तो कुछ सावधानियां प्रैक्टिकल करते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो इस वाले प्रैक्टिकल में जो सावधानी रखनी है कि हमें उसका मुंह कभी भी अपनी तरफ नहीं करना है। अगला जो प्रैक्टिकल हमने किया वो किया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने जो है लोहे की कील डाल दी थी। तो हमें देखना था कि क्या अभिक्रिया होगी। तो हमें पता है कि हमारी अभिक्रियाशीलता में जो लोहा है उसकी क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, यानी लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। तो हमारे पास जो अभिक्रिया होने के बाद
बनता है वो बन जाता है CuSO4 प्लस लोहा, हमारे पास आया फेरिक सल्फेट प्लस में कॉपर। इसलिए आपका जो कॉपर का रंग था वो भी नीला था और बाद में वो नीला नहीं रहता है, हल्के हल्के वो रंग गायब होना शुरू कर देता है और हमारी जो कील थी उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। अगला जो प्रैक्टिकल हमने किया है वो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन के बीच अभिक्रिया करना, जिसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट विलयन डाला, दूसरे में बेरियम क्लोराइड विलयन डाला। जैसे ही हमने इन दोनों को एक बीकर में एक साथ डाला तो उसमें सफ़ेद रंग के अवशेप बन गए थे बॉटम में यानी तली में। तो वो अवशेप जो बने थे बच्चों, वो बने थे हमारे बेरियम सल्फेट के कारण। और जो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई वो है ये वाली, ये है हमारा सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। ये दोनों ही रंगहीन होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता यानी कलरलेस होते हैं। जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट या अवशेप बन जाता है। ये अवशेप घुलनशील नहीं होता है और साथ में बनता है NaCl। अब अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में धातु है सोडियम, बेरियम क्लोराइड में धातु है बेरियम। जब हम उत्पाद की बात करते हैं तो सल्फेट वाले तरफ तो आपका बेरियम आ गया है, वहीं क्लोरीन के साथ कौन अटैच हो गया, सोडियम। यानी यहाँ पे दोनों ही धातुओं ने अपनी स्थिति, अपना स्थान बदल दिया है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है आपका बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वहीं अगर हम कॉपर सल्फेट और लोहे की बात करें तो यहाँ पे लोहा ज़्यादा क्रियाशील था। उसने क्या किया, उसने जाके कॉपर की जगह ले ली, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया यानी विस्थापित कर दिया। केवल एक ही जगह पर चेंज हुआ है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको ये वाला प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा और साथ में इसमें ली जाने वाली सावधानियों को भी आप ध्यान से करें कि हम जितने भी प्रैक्टिकल्स करते हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स आसुत जल के साथ करते हैं। यानी जितने भी विलयन हमने बनाए वो सब आसुत जल में बनाए थे और जितनी भी उपकरणों को, एपरेटस को हम यूज़ करते हैं उन सबको अच्छे से धोकर, साफ़ करके और उन्हें अच्छे से सुखा कर करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये था कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो हमें उस गैस को कभी भी सूंघने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारा जो बिना बूझा चूना है उसे कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, कारण कि जो हमारे हाथ गीले होते हैं उनमें नमी होती है। तो बिना बुझे चूने के साथ जैसे ही वो अभिक्रिया करेगा तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी। और जो हमने लोहे की कील ली थी वो हमेशा साफ़ होनी चाहिए, उस पर कोई भी जंग नहीं लगा होना चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा प्रैक्टिकल। इसे कंप्लीट करें और मुझे भेज दें।